महाराष्ट्र में सरकार बनने की राह हमवार हो गई है। अब से कुछ देर पहले शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की मुश्तरका मीटिंग खत्म हुई, जिसके बाद एनसीपी चीफ शरद पवार ने ऐलान किया है कि वज़ीर-ए-आला के ओहदे के लिए शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे के नाम पर सबने इत्तेफाक कर लिया है। यानी अब आने वाले 1-2 दिनों में महाराष्ट्र में नई सरकार एक तरह से बनना तय है। आज इसी पर हम बात करेंगे, क्या कुछ सरकार का रोड मैप होगा, क्या कुछ एक तरह से किन किन बुनियादों पर यह सरकार बनेगी, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में हुकूमत की तश्कील के लिए सरगर्मियां तकरीबन आखिरी मरहले में हैं। शिवसेना लीडर ने जुमे के रोज कई ऐसे बयान दिए जो जाहिर कर रहे हैं कि शिवसेना की कांग्रेस और एनसीपी से बातचीत मुकम्मल हो गई है और हुकूमत साजी को लेकर इत्तेफाक भी बन गया है। संजय राउत ने मीडिया से बातचीत के दौरान रियासत में चल रही सियासी हलचल के पेश नजर एक बात तो साफ तौर पर कह दी कि अब अगर भगवान इंद्र की गद्दी भी बीजेपी पेश करेगी तो उनके साथ नहीं जाएंगे। जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, मुख्यमंत्री के इशू पर कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री के इशू पर आम राय उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर सरकार चलनी चाहिए, इस बात पर सहमति है। ये इशू नहीं है। बाकी जो डिटेल प्रोग्राम की बात है उसका डिस्कशन चालू है। वो पूरा होने के बाद मुझे लगता है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लेके डिटेल बताएंगे। मगर इस गवर्नमेंट की लीडरशिप उद्धव ठाकरे के पास है, इसलिए ये नहीं मिलती। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र में हुकूमत साजी को लेकर आज कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना के दरमियान आखिरी दौर की बातचीत हुई। इससे कबल जुमेरात के शब शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे एनसीपी सरबराह शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंचे थे। इस मुलाकात में शिवसेना लीडर संजय राउत और एनसीपी लीडर अजीत पवार भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में हुकूमत की तश्कील को लेकर बातचीत हुई, यानी अब किसी वक्त भी महाराष्ट्र से सरकार बनाने को लेकर खबर आ सकती है। लेकिन देखना यह अहम होगा कि क्या यह सरकार टिकाऊ और आवाम के भरोसे पर खरी उतरने वाली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जी हां, महाराष्ट्र में सरकार की राह तो एक तरह से हमवार हो गई, लेकिन सवाल शुरू से यही उठ रहा है कि ये मिली जुली सरकार होगी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार। क्या यह सरकार टिकाऊ होगी, क्या यह सरकार मजबूत होगी, और सबसे अहम सवाल ये, क्या यह सरकार आवाम के जो काम होंगे, आवाम की जो उम्मीदें होंगी, क्या उस पर एक तरह से खरी उतरेगी, यह देखना बहुत अहम होगा। क्योंकि अब तकरीबन इत्तेहाद की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है और हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में सरकार बन जाए, क्योंकि कल तीनों पार्टियों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें ही एक तरह से फाइनल ऐलान किया जाएगा कि कब गवर्नर से मिलना और सरकार किस तरह से चलाई जाएगी, क्या कुछ सरकार का फॉर्मूला होगा। इसी पर हम आज प्राइम डिबेट में चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब सीनियर सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो मेरे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। इनके अलावा आसिफ भामला जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। संतोष दुबे जी स्पोक्स पर्सन है शिवसेना के, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। और इनके अलावा अखलाक अहमद साहब भी इस डिबेट का हिस्सा हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। कुछ देर में डॉक्टर नदीम अहमद पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे, डिबेट में जुड़ेंगे। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और बहुत वेलकम करता हूं। मैं सबसे पहले आसिफ भामला जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के आवाम को जिसका इंतजार था, तकरीबन अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। जो कंफ्यूजन था, जो सस्पेंस था, तकरीबन आज की मीटिंग के बाद एक तरह से आसिफ साहब खत्म हो गया। सरकार बनने जा रही महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की। मुझे खुशी है कि दर्जनों मीटिंग के बाद आज आखिरकार ये इनका फैसला मुकम्मल होते दिख रहा है कि भाई उद्धव जी को मुख्यमंत्री बनाने की कायस जो है लगभग पूरी होती दिख रही है। हम इसका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, हमें कोई बैर नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने देखा कि यही संजय राउत जी जो फाइल लेकर
पिछले पहली मीटिंग में जब राज्यपाल के साथ हुई तब कहते थे कि भाई हमारे पास सारे आमदारों के दस्तखत है, कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, और आज हमने देखा कि अभी तक वो दस्तखत नहीं हुए, लेकिन खैर औपचारिक ऐलान हुआ, हम इसका स्वागत करते हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो अनैतिक गठबंधन है ये महाराष्ट्र की जनता देखेगी अगले कुछ महीने, कुछ साल। आज आदरणीय गडकरी जी का भी स्टेटमेंट आया, उन्होंने भी स्पष्ट किया कि भाई ये इस गठबंधन का मूल रूप और कारण सिर्फ और सिर्फ आसिफ भामला जी, बीजेपी जम्मू कश्मीर में जाके पीडीपी के साथ सरकार बना ले तो वो नैतिक होती है, वो बिहार में जाकर नीतीश कुमार के साथ सरकार बना ले तो वो नैतिक होती है। यहां पर अनैतिकता एक तरह से दिख रही है। आइडियोलॉजिकल कोई ना कोई आइडियोलॉजिकल फर्क जो यदि होता है तो आप उसे बर्दाश्त करके उसमें कहीं ना कहीं तो पीडीपी से बीजेपी की आइडियोलॉजी कहां मिलती थी? हम ये नहीं, पीडीपी से बीजेपी की आइडियोलॉजी कहां मिलती थी आसिफ साहब? हम ये पूछ रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई केरला के खुद के कांग्रेस के जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि भाई ये अनैतिक है। इनका नारा था लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ। और कांग्रेस, मैं भी देख रहा था टेलीविजन के कुछ चैनल पर, और कांग्रेस के ये अनैतिक गठबंधन क्यों करने जा रही? तो हम तो बाहर के लोग, हम तो यही कहेंगे, लेकिन जो अंदर भी आंतरिक कांग्रेस के लोग हैं उनमें कितनी समन्वय है इस नहीं, अब आसिफ साहब ये तो वैसा ही हो गया कि अब अंगूर खाने को नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। ये तो वैसे ही हो गया कि बीजेपी सरकार नहीं बना पाई तो एक तरह से उनकी खामियां गिनानी शुरू हो गई। अब बीजेपी को अंगूर खट्टे लग रहे हैं। पहले से ही कह दिया था, नहीं हमने पहले ही कह दिया कि भाई हमारे पास नंबर नहीं है, जिन्हें चाहिए सरकार बनाए, हमें स्वागत करते हैं। हमें सत्ता की लालच के लिए अपने नैतिकता को कुर्बान करना मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी को ये बात सूट करेगी, इसलिए विपक्ष में बैठना योग्य है बनिस्बत। और अब ठीक है, आपने फैसला किया, आपने अपने हुकूक, ठीक है। मैं संतोष दुबे जी आपके पास आ रहा हूं। संतोष दुबे जी, अब एक तरह से जो पिक्चर है महाराष्ट्र की वो क्लियर हो गई है कि उद्धव ठाकरे जी अब अगले सीएम महाराष्ट्र के होंगे। कल बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तीनों पार्टियों की होने वाली है, लेकिन बीजेपी के सुर आप देख रहे हैं। आज नितिन गडकरी ने भी वही कहा कि यह सरकार टिकाऊ नहीं होगी, क्योंकि एक पहली जो बात है इस गठबंधन की वो ये कि यहां पर आइडियोलॉजी नहीं मिलती है। सबसे बड़ी बात है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो बौखलाहट है उसको साफ साफ दिखाई दे रही है, आपको भी और पूरे देश को भी। सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये पहली बार कहीं झटका खा गए। सबसे जो इनका जो सिस्टम था, इन्होंने जो अपना माइंड सेटअप तय किया था कि शिवसेना कहीं जा नहीं सकती, शिवसेना लोगों के लिए अछूत है। ये उसी तरीके से है कि जिस तरीके से आजादी के आंदोलन में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पिता अपने लड़के को भगत सिंह नहीं बनने देना चाह रहा था, लेकिन क्या है कि वो चाहता था कि बगल में भगत सिंह हो। तो 30 सालों तक इन्होंने हमको भगत सिंह बनाए रखा कि हमको लोगों के बीच में अछूत साबित करना कि ये कट्टर हिंदुत्ववादी है। अरे भाई, आपने किससे नहीं गठबंधन किया? आपकी आइडियोलॉजी खतरे में नहीं आई? आपने पीडीपी के साथ गए, आप नीतीश जी के साथ गए, आप असम गण परिषद के साथ गए, आप 21 दलों का संगठन जो एनडीए कहलाता है उसको माननीय अटल जी ने बनाया। लेकिन अटल जी में एक काबिलियत थी, वो अपने दोस्तों का जो है हित देखते थे, अपने दोस्तों के साथ लेके चलने का काम करते थे। लेकिन ये जो इस समय का जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, ये अहंकारी नेतृत्व है, ये अंधभक्त नेतृत्व है, ये सिर्फ अपने दोस्तों को दबाने का काम करता है, अपने दोस्तों को जो है नीचा दिखाने का काम करता है। इस तरीके का ये जो नेतृत्व है, आज हमको मजबूरन 30 साल की दोस्ती इसलिए तोड़नी पड़ी कि इनका अहंकार, इनका जो दम्भ था, उस दम्भ को तोड़ने के लिए हमको ये सरकार बनाने का जो हमको आगे निकलना पड़ा। तो इसके लिए हम आए कि महाराष्ट्र की जो जनता है इनके दम्भ में ना फंसे, इनके दम्भ का जो वो प्रकोप झेलना चाह रही थी राष्ट्रपति शासन के माध्यम से, वो ना होने पाए, इसलिए हम 3 दलों के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। आसिफ भामला जी, मैं चाहता हूं कि इसका जवाब आप दे दें। आसिफ भामला जी, शिवसेना शुरू से यही कह रही है कि हमारी दोस्ती 30 साल पुरानी थी,
लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने झूठ बोला और बीजेपी ने जिस तरह से वो एक तरह से अपनी बात पर टिकी नहीं, इस वजह से 30 साल की दोस्ती टूट गई। आसिफ साहब, हर पब्लिक मीटिंग में, हर प्लेटफॉर्म में जहां आदरणीय उद्धव जी भी मौजूद थे, जो महायुति की बैठकें हुई, जो पब्लिक रैलीज हुई, कईयों में मैं खुद उपस्थित था, वहां स्पष्ट रूप से चाहे वो आदरणीय मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई हमारे मुख्यमंत्री और होने वाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को तो ये बातें तो पूरे चुनाव भर में चली रही। खुद शिवसेना के कुछ आमदारों ने ये अपने घोषणाओं में और अपने भाषणों में कहा, तो ये तो कोई नई बात नहीं थी। उसके बाद और बावजूद भी चर्चा के माध्यम से कोई ना कोई नैतिक अधिकार तौर पर बात निकल सकती थी, जो हमारी क्योंकि उन्होंने चर्चा ही नहीं की। देवेंद्र फडणवीस जी ने जब फोन किया, सबसे बड़ी बात यह रही कि इन लोगों ने जो वादा किया था, देखा जो बंद कमरे की बात थी, उसमें ये खरा नहीं उतरे। इन्होंने सिर्फ जो है दम्भ में आकर कि नहीं वहां खट्टर होंगे और यहाँ देवेंद्र होंगे। अरे भाई, जिस व्यक्ति के जिसके साथ आपने जेजेपी के साथ वह हरियाणा में सरकार बनाई, उसके पिता को आपने जेल में रखा था, उस पर तो दबाव बना के आपने सरकार बना लिया। लेकिन महाराष्ट्र में आपका दम नहीं चला, महाराष्ट्र में आपका अहंकार नहीं चलने पाया, आपके अहंकार को वहां जो है झुकना पड़ा। सबसे बड़ी बात है कि जो महाराष्ट्र की जनता है, वहां किसानों की समस्या है, वहां बेरोजगारी की समस्या है, उन समस्याओं को लेकर हम आगे आना चाहते थे। हम कभी दोस्ती नहीं तोड़ना चाहते थे, लेकिन आपके दम ने, आपके अहंकार ने इस दोस्ती को छोड़ने को मजबूर किया। की जनता देखेगी। अरे भाई, हम 10 दिन चले, 20 दिन चले, इसकी चिंता आपको क्यों है? इसकी चिंता आपको क्यों है? अरे लोगों को पता है, हम कितने दिन चलेंगे नहीं चलेंगे, इस पे आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते। ये सरकार हम बनाने जा रहे हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार बनने जा रही है। बेरोजगारों के लिए ठीक है आसिफ साहब, बात हो गई, संतोष दुबे बात हो रही है। ठीक है, मैं अखलाक अहमद साहब, सवाल ये उठ रहा है कि दल तो मिल गए हैं, काफी लंबी मीटिंगें हुई, कई दौर की मीटिंगें चली, बैठकें चली, दल तो एक तरह से मिल गए, पार्टियां मिल गई, क्या दिल भी मिलेंगे? जिस पर लगातार बीजेपी एक तरह से निशाना साध रही है, एक तरह से वार कर रही है, क्या दिल मिलेंगे इन पार्टियों के? देखिए, जब ये बैठकें चली हैं और इसमें मूल नेतृत्व पूरी तरह से इन्वॉल्व था, अहमद पटेल साहब, खड़गे जी और शरद पवार साहब, और सबने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। इसी बिंदुओं पर ये लगातार मीटिंग चल रही थी और आज भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार है पूरी तरह से टूटा है। आप देखिए, ये लोग तो जो है अहंकार में चूर थे पूरी तरह से। ये कहते ना, अभी बीजेपी के स्पोक पर्सन बता रहे थे, खिस्साई कहावत है, खिस्साई बिल्ली खंबा नोचे। इनको ये सोचा ही नहीं था इन्होंने। ये मैंने आपके ही चैनल पे, अगर याद होगा अबू भाई, आपको बताया था, रिकॉर्डेड है, कि जब फैसले आएंगे तो चौंकाने वाले होंगे। ये बताते थे 250 से पार, और हरियाणा में बताते थे में जो है 75 से पार। तो ये आज जनता ने पूरी तरह से दिखा दिया है कि जो इलाके के मसाइल हैं, रोजमर्रा की जिंदगी, उस पे हटकर अगर आप चला जाएगा तो जनता जनार्दन होती है। उसने बहुत अच्छा हिसाब दिया। अब इनकी बात ये, महाराष्ट्र की जनता ने सत्ता में बैठने का जनादेश दिया है, वही तो आपको दिया था। आप क्यों नहीं बैठे? आप बड़ी हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे थे। आपकी आप बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। देखिए, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। सुनिए, महाराष्ट्र मेरी बात सुनिए बामला साहब, आपको दोहरा बैठने का जनादेश मिला है, आप बैठिए। नहीं, हमें तो अपोजिशन में बैठने का मिला था, महाराष्ट्र अपोजिशन में बैठे थे, आपको मिला था। आप बड़ा दिल करके, सुनिए, आप बड़ा दिल करके क्यों नहीं आपने सीएम का पद दे दिया? इसका मतलब है कि आप लालसा में डूबे हुए थे, आप अहंकार में डूबे हुए थे। आपको सुनिए, दूसरी बात, शिवसेना की आदत डालिए, लड़ा है, आपका जनादेश मिला है, आइडियोलॉजी, आपको मुबारकबाद हो, आपका इस्तकबाल हो मेरे दोस्त जी। जनता के हित के लिए बिल्कुल बिल्कुल जी, क्योंकि वहां पे किसान मर रहे हैं, आपको उससे कोई मतलब नहीं। आप तो सीएम बनाना चाहते थे, और शिवसेना ने 12,500 किसान आपने पिछले 4.5 साल में। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, समझिए बात को, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं अबू भाई एक सवाल पूछना चाहता हूं अखलाक भाई से। बेरोजगार, ठीक है, हाँ बताइए अखलाक भाई से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जी, मैं ये आसिफ साहब पूछिए। अभी आपके हमारे
अब मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। आपकी आदत ये जब आप बात कर रहे थे, क्योंकि आप वीर अहंकार में सावरकर डूबे के हुए हैं। मुद्दे पर ये अखलाक अहंकार भाई कुछ सुनिए, जी, अखलाक जी, भाई बताइए। मेरी बात सुनिए। कल वीर बताइए, सावरकर के मुद्दे पर सांसद में, कल वीर सावरकर के मुद्दे पर सांसद में, अभी तो आपकी बात लगभग खत्म ही होने को आई है कल से आज तक। नहीं, कल मेरी वीर बहुत बात सावरकर है के अभी। मुद्दे आप पर पूछिए, बीच में। सांसद में जी। जो मुद्दा शिवसेना के सांसद ने उठाया कि भाई उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, अब तो आपकी यूटी हो गई, तो फिर इस पर क्या कहेंगे आपने? देखिए, सुनिए मेरी बात, यही तो आपके, यही तो सोच में कुछ आप सुन लीजिए। आपने सवाल पूछा तो जवाब सुन लीजिए। फैसले का भाई अब तो आप यूटी यही में हो। आपकी सोच है। अखलाक आप भाई, जो आप देश अब में तो बंटवारा, गठबंधन में हो। सावरकर का, आप गोलवालकर इस का, फैसले यही बातें का करके स्वागत पब्लिक में। करिए कि वीर वहां सावरकर पे जी जनता के हित को सामने रखकर, अब बोलिए इस चैनल पर, वहां पे कॉमन आप प्रोग्राम इस बना हुआ चैनल है। पर अबू और भाई आप इनसे देखिए, बुलवाइए कि जी हम जी इस मैं बता बात रहा हूं का आपको, इस्तकबाल यही करते तो हैं कि चाहते भाई हैं वीर सावरकर भारतीय जी जनता को पार्टी नहीं। ठीक हमें है, भारत ठीक है, रत्न देना ठीक है, चाहिए। अखलाक साहब बात हो गई, आसिफ साहब बात हो गई। और ये अखलाक साहब भाई, देखिए, कबूलत लीजिए आप। अखलाक खान, सुन लीजिए, एक मिनट और ठीक है, ठीक है, कर्नाटक अखलाक का खान, यही जो कह रहे हैं। सवाल आसिफ साहब कर रहे हैं बहुत वाजिब है। बिहार जो में यही सवाल कह रहे हैं। आसिफ भामला कर रहे हैं बहुत वाजिब सवाल कर रहे हैं अखलाक साहब। जी, अखलाक साहब जो मैं सवाल कल की आसिफ बात साहब ने कर रहा हूं। उठाया है वो बहुत वाजिब है ज्यादा दूर की कि बात नहीं कर सावरकर रहा के हूं। नाम पर जब सियासत महाराष्ट्र में बीजेपी ने एक की थी, महीने पहले उस की वक्त बात नहीं, उस वक्त अभी की कांग्रेस बात बहुत नाराज हुई थी। आज शिवसेना पार्लियामेंट में सावरकर के नाम को उठा रही, तो उस पर क्या कांग्रेस का रिएक्शन आखिर उस पर क्या होगा? बिल्कुल मैं बताता हूं, साफ तौर पे कहना चाहूंगा, बहुत हमारी आइडियोलॉजी कभी चेंज नहीं हो सकती। सुन लीजिए, हमारी आइडियोलॉजी अलग है, ठीक है, डिफरेंट लेकिन हमने यहाँ पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सिर्फ जनता के हित के लिए बनाया है। सुनिए, और कहां जाके गिरी, जनता के हित के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है। लोगों ने बिंदुओं पे आपकी बात हुई आइडियोलॉजी है, देख लालसा ली। की राजनीति नहीं की, आपके अपने सीएम का नेता पद नहीं संजय मांगा। निरुपम से कहिए। जो ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात हो गई। अब दोनों की, आप दोनों की बात हो गई। मैं मुमताज आलम रिजवी साहब आपके पास आ रहा हूं। मुमताज आलम रिजवी साहब, देखिए काफी मीटिंग चली, उसके बाद एक तरह से फॉर्मूला भी तय हो गया है। कल तस्वीर बिल्कुल दूध की दूध और पानी की पानी हो जाएगी। तीनों पार्टियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं, एक साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मुमताज आलम रिजवी साहब, नितिन गडकरी साहब ने आज कहा है कि यह सरकार बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि यहां पर दिल मिले हुए नहीं है, यहां पर नजरियात जो है वो एक तरह से अलग अलग है। क्या आपको लगता है कि यह सरकार क्या वाकई में टिकाऊ होगी? क्या आवाम की उम्मीदों पर खरी उतरने वाली सरकार होगी? क्योंकि सरकार बनना तो एक तरह से अब तय माना जा रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि नितिन गडकरी जो बोल रहे हैं, और सिर्फ नितिन गडकरी नहीं बल्कि इनके और लीडरान भी ये बात कह रहे हैं, वो अनानियत है, वो उनका घमंड है। पहले तो ये कह रहे थे कि हुकूमत बनेगी तो बीजेपी की बनेगी और चीफ मिनिस्टर जो होगा वो बीजेपी का ही होगा, तो वो तो हुआ नहीं। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि अब ये हुकूमत नहीं चलेगी, तो जाहिर सी बात है इनको इल्म गायब होगा। या तो फिर ये है कि इनको ये है कि मैं मरकज़ में हूँ और जो चाहूँगा करूँगा। हाँ, चूँकि इन्होंने कर्नाटक में किया, चूँकि इन्होंने बिहार में किया, तो इसलिए इनको ये लग रहा होगा कि हम इसको चलने नहीं देंगे। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो इतना वक्त लगा, यानी 24 अक्टूबर से और आज 22 नवंबर है, ये जो इतना लंबा सफ़र रहा है वो इसीलिए रहा होगा कि जो गलतियां बिहार में हो गई, जो गलती कर्नाटक में हुई, वो अब यहाँ न दोहराई जाए और ये 5 साल हुकूमत चले। कोई ऐसी चीज़ आड़े ना आए कि जो बीच में उठे और उसके बाद फिर टूट फूट मच जाए। तो इसीलिए ये पूरा प्रोग्राम तैयार हुआ और इसका नाम जो रखा गया है, जो अभी क्लियर हो जाएगा, वो प्रोग्रेसिव अलायंस रखा गया है, तरक्की पसंद इत्तेहाद। तो ये बनाया गया है और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रखी गई है वो किसान और डेवलपमेंट, यानी महाराष्ट्र का डेवलपमेंट कैसे हो, जो प्रॉब्लम पानी की हो या जो दूसरे मसाइल हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ के किसान जो मर रहे हैं। तो अगर इसको फोकस रखा गया, जैसा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है और जिसको लेकर के हमेशा महाराष्ट्र जो है वो सुर्खियों में रहा है, किसान को लेकर ख़ास तौर से, और शरद पवार जो हैं वो जानते हैं किसानों के मसाइल, वो मरकज़ में भी वज़ीर रहे हैं, वज़ीर ज़राअत, तो उनको भी वहाँ के मसाइल मालूम है। और दोनों देखिए, शरद पवार हों
या कांग्रेस में अहमद पटेल हो, मल्लिका खड़गे अर्जुन हो, ये सारे वो लीडर हैं जो जिन्होंने हुकूमत को बहुत करीब से देखा नहीं है, हुकूमत को चलाया है। तो वो दूध का जला कहते हैं छाछ को फूंक के पीता है। तो दरअसल ये हुकूमत बनाने में इन्होंने बहुत फूंक फूंक के कदम रखा, इसीलिए आप देखिए कि लग रहा था कि शायद न बन पाएगी, शायद नहीं बन पाएगी। और कांग्रेस जो है वो ड्रामा कर रही, कोई ये कह रहा था कि ये एनसीपी में जो है वो शरद पवार कुछ कह रहे हैं। आपको याद होगा कि जब शरद पवार परसों गालिबन गए पीएम से मुलाकात करने किसानों के मसले पर, तो फिर एक खबर बड़ी चली और उसको जोड़ा गया कि जो उससे एक दिन पहले पीएम ने एनसीपी का जिक्र किया था राज्यसभा में, तो कि पीएम ने तारीफ की एनसीपी की और अब शरद पवार मिलने जा रहे हैं और अब मामला बिगड़ गया और शरद पवार जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर के और हुकूमत बना लेंगे और प्रफुल्ल पटेल मरकज में आ जाएंगे, उनसे जो ये तमाम चीजें जो हैं ये हुई, कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन संजय राउत ने जो बात एक कही थी कि 100 जन्म लेने पड़ेंगे, 100 जन्म लेने पड़ेंगे शरद पवार को समझने के लिए। तो अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो फिर ये दावा करना बीजेपी का जो आपने सवाल किया कि ये नहीं चल पाएगी, मैं समझता हूं कि इतने मैच्योर लोग लगे हैं। बाकी तो देखिए मुस्तकबिल में क्या होता है, कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा, क्या होगा, ये कोई खुदा नहीं है। लेकिन इनको दरअसल जो ये शिकस्त इनकी हुई है ये खुदा होने की वजह से डूबे, जिसका जिक्र खुद संजय राउत ने अपने ट्वीट में किया था। फैज अहमद हबीब जालिब का एक शेर उन्होंने कोट करके यही बात कही थी कि ये अपने आप को खुदा मान बैठे हैं। तो दरअसल शिवसेना ने जो पहली चोट दी है बीजेपी को वो यही कि तुम खुदा नहीं हो, तुम जो चाहोगे वो नहीं होगा, हम भी कुछ हैं। और ये एहसास दिलाने के लिए इतना काफी है। मुस्तकबिल में हुकूमत चलेगी नहीं चलेगी क्या होगा, बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका तो है। जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार बनने जा रही है, शिवसेना के उद्धव ठाकरे सीएम होंगे, ये बहुत बड़ा झटका बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं है। इस बीच मेरे साथ डॉक्टर नदीम अहमद साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नदीम अहमद साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं संतोष दुबे जी आपके पास आना चाहूंगा। संतोष दुबे जी, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार तकरीबन बनना तय है, उद्धव ठाकरे सीएम बनेंगे ये भी तकरीबन एक तरह से तय है, लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा होगा उद्धव ठाकरे के सामने, शिवसेना के सामने, क्योंकि उन्हें सरकार 5 साल चलानी है और सबको जोड़कर भी रखना है। संतोष जी। बिल्कुल अबू भाई, जिस तरीके से आप सभी लोग देख रहे हैं कि लगातार बैठकें हो रही हैं, हमने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया, ना हमने उठाया, ना एनसीपी ने उठाया, ना कांग्रेस ने उठाया। हम सभी लोगों ने मिलकर एक कॉमन मेंबर प्रोग्राम जो वहां तय हो रहा है, उस कॉमन मेंबर प्रोग्राम के तहत जो वहां किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, वहां के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मुद्दे हैं, उन सारी चीजों को लेकर हम सरकार में जाएंगे। और जिस तरीके से हमारे अभी मित्र जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं वो कह रहे थे कि इन्होंने आइडियोलॉजी छोड़ दी। अरे भाई, आइडियोलॉजी चलाना पार्टी का काम है, पार्टी आइडियोलॉजी चलाती है, लेकिन जो सरकार बनती है वो संविधान के दायरे में काम करती है। संतोष दुबे जी, जिन किसानों की आप बात कर रहे हैं, जिन गरीबों की बात कर रहे हैं, जिन बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, क्या पिछले 5 सालों में बीजेपी ने इन किसानों के लिए, इन गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया था? क्या शिवसेना वहां पर एक तकलीफ महसूस कर रही थी? अबू भाई, आपने देखा होगा कि पिछले जो सरकार थी उस सरकार में भी हमने भारतीय जनता पार्टी का जमकर विरोध किया था, सरकार में रहते हुए भी। क्यों? क्योंकि वहां किसानों की समस्या कहीं ना कहीं जो है दरकिनार की जा रही थी। हमने किसानों की रैली की, किसानों की जो बीमा नहीं मिल रही थी उसको लेकर हमने बड़ा आंदोलन किया। तो ऐसा नहीं है, हम सरकार में रहते हुए भी सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं, सरकार के खिलाफ मुकर रहे हैं। और सत्ता कोई भी चलावे, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि सरकार, जब सरकार में चला जाता है व्यक्ति तो वो सरकार का व्यक्ति हो जाता है, वो पार्टी का व्यक्ति नहीं रहता। तो जब सरकार गलत काम करेगी, चाहे मेरी ही सरकार क्यों ना हो, ये बाला साहब ने कहा था 95 में कि सरकार के खिलाफ उसी पार्टी को खड़ा होना चाहिए। तो अगर कोई गलत करेगा, सरकार गलत करेगी, तो पार्टी भी हमारी खड़ी होगी, पार्टी भी उसको ये बताएगी कि आपको सत्ता में इसलिए नहीं भेजा है कि आप किसानों की अवहेलना करें, आप बेरोजगारों की अवहेलना करें। आवाम जो आवाम चुनकर लाई है उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना ही होगा, जब ही एक तरह सरकार चलेगी। और महाराष्ट्र में किसानों का मसला बहुत पुराना है।
और बहुत अहम मसला है किसानों का। इस पर जिस तरह से बड़े वादे शिवसेना ने या उद्धव ठाकरे ने या एनसीपी और कांग्रेस ने किए, इस पर भी पूरा फोकस करना होगा अगर यह सरकार एक तरह से बन जाती है। मैं डॉक्टर नदीम आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर नदीम, जाहिर सी बात है यह सरकार बनने जा रही है एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की। बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि 90s और 80s में जब बीजेपी की कोई हैसियत नहीं होती थी, उस वक्त शिवसेना ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया था। लेकिन अब क्या लग रहा है आपको कि बाजी एक तरह से पलट गई है? देखिए सर, ये अनिश्चितताओं का खेल होता है राजनीति, और राजनीति में कोई भी किसी का दोस्त नहीं होता और कोई भी किसी का दुश्मन नहीं होता है। ये बात आज पूरी तरह से मैंने अपनी आंखों से देख ली है। हाँ, ये दोनों बहुत पुराने दोस्त थे और इनकी दोस्ती मेरे ख्याल से 3 दशकों तक चली है। लेकिन आज ऐसे हालात बन गए थे कि शिवसेना खुद सत्ता में अपने आप को स्थापित करना चाहती थी और कायम रखना चाहती थी अपने आप को किसी तरह से वहाँ की इलाकाई सियासत के अंदर, तो उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं बच रहा था। और इतने दिन की उठापटक के बाद अगर ऐसा होता है और आवाम को सरकार मिल जाती है, तो हमें इसे खुशामदीद बोलना चाहिए और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ये एक स्वागत योग्य कदम है महाराष्ट्र की जनता के लिए। और बल्कि सरकार अगर लोकतंत्र के अंदर इस तरीके से होता है कि मिलजुल कर भी सरकार बना ली जाती है और उसमें जनता को किसी हद तक फायदा पहुंचता है, तो ये एक अच्छी बात है और अच्छी पहल कही जा सकती है। तो सर, अब ये तीनों मिलकर देखिए, तीनों की बिल्कुल अलग अलग आइडियोलॉजी है और कांग्रेस और एनसीपी को ज़्यादातर एक दूसरे का पूरक माना जाता है। लेकिन एनसीपी एक इलाकाई पार्टी है और उसका ज़्यादातर फोकस जो है वो महाराष्ट्र को लेकर रहता है। और महाराष्ट्र की जड़ों के अंदर वहाँ उनके जो बड़े नेता हैं शरद पवार जी, उनको माना जाता है कि वो पूरी तरह से महाराष्ट्र की राजनीति के एक तरह से भीष्म पितामह हैं और 50 साल का उनका राजनीति का एक्सपीरियंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग मिलजुल कर एक बहुत अच्छी सरकार देंगे, जिसके अंदर किसानों वाला जो मुद्दा है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया का फोकस रहता है और नजरें जमी रहती हैं। और हम देखते हैं विदर्भ वाले खास तौर पर इलाके के अंदर अक्सर व बेशतर सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन मसला जस का तस रहता है और उन लोगों की परेशानी और जो बेचारगी है वो किसी तरीके से कम नहीं होती है। एक बड़े सर्वे के मुताबिक ऐसा पाया गया है वहाँ पर कि सबसे ज्यादा अगर दुनिया के अंदर किसानों ने खुदकुशी की है तो विदर्भ वाला इलाका है। बहुत बुरी हालत है महाराष्ट्र में, किसानों की हालत बहुत बुरी है। और बल्कि यूं कहा जाए कि किसानों का मसला बहुत पुराना मसला है। सरकारें आई, वादे करती रही, दावे करती रही, लेकिन किसानों का मसला महाराष्ट्र में हल नहीं हुआ है। अब फिर एक नई सरकार आ रही है और वो भी बड़े बड़े दावे कर रही है किसानों का मसला हल करने के लिए। छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, कॉमर्शियल ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से लौट कर आएंगे, इसी इश्यू पर हम बात करेंगे कि क्या वाकई में किसानों के महाराष्ट्र में अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या बेरोजगारों के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या जिस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है उस पर यह सरकार एक तरह से काबू पाएगी, क्या यह टिकाऊ सरकार होगी? इस पर हम छोटे से ब्रेक के बाद। वो महाराष्ट्र वालों के लिए बहुत अच्छी है कि महाराष्ट्र वालों को अब एक सरकार मिलने जा रही है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के इत्तेहाद में सरकार होगी। कल बाजाब्ता एक मुश्तरका मीटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तीनों पार्टियां और उसमें एक तरह से पूरा फॉर्मूला तय होगा और यह भी तय होगा कि ये पार्टियां सरकार बनाने के लिए गवर्नर से कब मिलने जा रही हैं और कितनी जल्दी महाराष्ट्र में सरकार बनने जा रही है। लेकिन सरकार तो बन रही है, सवाल ये उठ रहा है कि यह सरकार कितनी टिकाऊ होगी, कितनी मजबूत होगी और क्या आवाम की उम्मीदों पर खरी भी उतर पाएगी यह सरकार। इसी पर अब आज प्राइम डिबेट में बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अखलाक अहमद साहब आपके पास आना चाहूंगा। अखलाक अहमद साहब, क्योंकि मिली जुली सरकार है, जोड़ तोड़ की एक तरह से सरकार बन रही है, क्या गारंटी है कि यह सरकार अवाम के वादों पर खरी उतरेगी? देखिए, ये तो गारंटी की तो बात किसी चीज की नहीं की जाती, लेकिन आपको पूरा यकीन दिलाया जाता है कि आप देखिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में बड़े मूल नेतृत्व के जो सीनियर लीडरान हैं, जैसे अहमद पटेल साहब, खड़के जी, शरद यादव जी और एनसीपी शिवसेना से भी सबने कॉमन, इसीलिए लेट हुआ है, हर बिंदु पे बात हुई है जनता के हित के लिए। किसान मर रहे हैं वहां, आपको मालूम होगा अबू भाई, पिछले 4.5 साल में नहीं देखिए अखलाक साहब, असल में इस तरह की एक सरकार अभी हमने कर्नाटक में देखी है। कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस ने सरकार तो बना ली थी मिलजुल कर, लेकिन वो सरकार सिर्फ इसी उसमें लगी रहती थी कि किसी तरह से सरकार बची रहे और अंदरूनी खलफिशार वहां पर बहुत ज्यादा था जी। तो वहां पर आवाम के काम नहीं हुए थे। आवाम के 13 महीने सरकार रही, 14 महीने सरकार रही, लेकिन आवाम के काम नहीं हुए थे। सिर्फ सरकार कैसे बनी रहे, सरकार कैसे ना टूटे, सरकार से कोई नाराज ना हो, इसी पर काम हुआ अखलाक साहब। जी।
देखिए मैं बता रहा हूं, वहां पे 18 महीने पूरी तरह से इन्होंने जोड़ तोड़ की राजनीति की। वहां पे जो है आप देखिए येदियुरप्पा जी इनकी क़यादत कर रहे थे। जब आपने कर्नाटका की बात की, वो ऐसे इनके जो क़यादत वाले लीडरान हैं वो चार्जेस में, करप्शन के चार्जेस में जेल में रहे हैं। आज भी वही क़यादत कर रहे हैं पूरी तरीके से, बल्कि वहां तो टेप्स की जांच होनी चाहिए, काला धन कहां से आया, और उनमें से 10 जो आरोग्य डिस्क्वालीफाई किए हैं उन्हीं को इन्होंने फिर मैदान में उतारा है कर्नाटका में। नहीं तो क्या महाराष्ट्र में छोड़ देंगे क्या? महाराष्ट्र में तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, यहाँ क्या आप समझ रहे हैं? क्या ये आपको सरकार क्या सुकून से चलाने देंगे? यहाँ भी चैलेंजेस बहुत ज्यादा होंगे। मैं आसिफ भामला जी आपके पास आ रहा हूँ। सरकार नहीं होने वाली है, ठीक है, क्योंकि आसिफ भामला जी, देखते हुए हमने राज्य में समझौता किया है सिर्फ जनता के हित के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारी के लिए, पीएमसी के मुद्दे के लिए साहब। ठीक है, आसिफ भामला जी, आसिफ साहब, क्या आपको लगता है कि जो सरकार बनने जा रही है ये आवाम के मफाद में होगी, आवाम के फायदे में के लिए काम करेगी? क्योंकि शुरू से हमने देखा कहीं ना कहीं सत्ता की एक लालच तो थी जिस वजह से बात बिगड़ी। मैं सर्वप्रथम जवाब देना चाहूंगा दुबे जी को, जो कह रहे थे कि भाई हमें पिछले 5 साल हम सत्ता में थे। मुझे भी जवाब दीजिएगा, मैंने भी क्वेश्चन पूछा, दुबे जी को भी दीजिएगा, और मुझे भी येदियुरप्पा जी के ऊपर जवाब चाहिए, और पीडीपी का जी मैंने मुझे जवाब देने दीजिए ना आप। नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए ना आप जी, मुझे जवाब देने दीजिए ना। मैं ये पूछ रहा हूं कि पिछले 5 साल एक पारदर्शक सरकार दी, किसी एक बात पर भी देवेंद्र फडणवीस जी को जो है आप पॉइंट नहीं कर सकते कि भाई किसी करप्शन के मुद्दे में शिवसेना सवाल उठाती रही। आसिफ साहब पूरे 5 साल शिवसेना ने सवाल उठाया। जब आप बात कर रहे थे पूरे 5 साल सरकार ने बात की, सवाल उठाया शिवसेना ने सरकार पर। आप अगर बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं बात ही नहीं करूंगा अगर आप बीच में दखल अंदाजी करें तो। आसिफ भामला जी, अब सच्चाई से भागिए मत, सच्चाई से मत भागिए। आप ये कह रहे हैं कि बगैर किसी उसके सरकार चली, शिवसेना लगातार सवाल उठाती रही सरकार पर। बैंकर है क्या? अरे शिवसेना लगातार सवाल उठाती रही। बोल रहे हैं इनका अबू भाई, 1 मिनट, इन्होंने जब मैं पहले बात कर रहा था बीच में इंटरप्ट किया, और इनसे कोई क्वेश्चन पूछा तो बोलेंगे। ठीक है, अखलाक साहब सुन लीजिए इनका, पूरी तरह सुन लीजिए जी। आसिफ साहब तो बात आ जाइए प्लीज। आसिफ भामला जी, ये कि मैं एंकर के प्रश्नों का जवाब दूंगा, किसी पैनलिस्ट का जवाब देने में। भाई साहब एंकर ही आपसे पूछ रहे हैं, एंकर ही ठीक है, इस पर झगड़ा मेरे बीच में। ठीक है, जवाब देने दीजिए। अखलाक साहब एक बात जी आसिफ साहब कंटिन्यू कीजिए। बताना चाहूंगा जी कि बहुत खूबसूरती से 5 साल बिना किसी कंट्रोवर्सी सरकार चली। आपने एक बार भी नहीं कहा किसानों के मुद्दों का पर तमाम इशू एड्रेस। अभी भी जो दुष्काल हुआ उसमें 10,000 करोड़ मुहैया केंद्र सरकार ने किया, हम इस बात को जानते हैं। इसके अलावा भी आपने तो सत्ता में रहकर भी विपक्ष की भूमिका भी निभाई, दोनों जगह का मजा लिया आपने। अगर आप में इतनी नहीं बनती थी तो आप 2 साल में सरकार से बाहर हो जाते थे, लेकिन नहीं, तब भी आपको सरकार का में बने रहने की इच्छा थी, और आज भी बनी रहने की इच्छा है। फर्क यह है कि आज आपने अपने हकूकों से जो समझौता किया, आज लोग, देश की जनता जानना चाह रही है कि भाई आपका 300 आपने अपने स्वार्थ के लिए भारतीय जनता पार्टी को तो ट्रिपल तलाक दे दिया। आपने ट्रिपल तलाक दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन उसके साथ साथ 370 के मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? सम्मान नागरिक के विषय पर आपकी क्या भूमिका? ठीक है भाई, संतोष दुबे जी से इसका जवाब ले लेता हूं आसिफ साहब। संतोष दुबे जी जनता जानना चाहेगी। ठीक है आसिफ साहब, अब बात हो गई। आसिफ साहब बात हो गई, संतोष दुबे इसका जवाब दे रहे हैं। संतोष दुबे जी जो सवाल आसिफ भामला उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक तरफ खामियां भी गिनाई जाती रही, गलतियां भी बीजेपी सरकार की गिनाती रही, और दूसरी तरफ शिवसेना मलाई भी काटती रही। देखिए अबू भाई, सबसे बड़ी चीज है जो इन्होंने सवाल उठाए हैं कि हम सत्ता में रहे और सत्ता का विरोध भी करते रहे। तो देखिए, सत्ता में हमारे विधायक लोग रहे, जो मंत्री रहे, उनके खिलाफ भी हम खड़े हुए, उन्होंने काम नहीं किया। सरकार में अगर हम बाहर रहे, पार्टी रहे, तो हमारा यह धर्म था कि हमने जनता से जो वादा किया था, अगर सरकार नहीं कर रही है तो सरकार का कान पकड़ के हमको काम कराने भी आता है। ये हमारी स्टाइल है काम कराने की, ये शिवसेना की अपनी स्टाइल है। रही बात
370 के मुद्दे पे, अरे भाई मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 370 का मुद्दा आपने अकेले हल किया क्या? पूरे देश में क्या हमने आपका सहयोग नहीं किया? उस 370 के मुद्दे पे हम खड़े नहीं हुए? सारी चीजें जितने भी आपने काम किया है पूरे देश में हम आपके पीछे से आपका बैकबोन बने रहे, इसलिए आप कर पाए। और कांग्रेस ने कभी विरोध नहीं किया 370 का। कांग्रेस ने कहा कि जो जल्दबाजी में आप काम करते हो उसका विरोध किया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि 370 मत हटाइए। आप जो है जिस तरीके से जो है जनता की बात करते हो, राम की बात करते हो, तो उस पर भी कांग्रेस ने कहा था कोर्ट का फैसला मान्य होगा। आपने भी कोर्ट के फैसले पे ही काम किया। आपने कौन से राम के नाम पे काम कर दिया बताइए हमको। ये तो कांग्रेस भी कहती थी कि जो फैसला जो है कोर्ट का आएगा उस पूरा देश मानेगा। कांग्रेस ने कहा विरोध किया। सबसे बड़ी बात यह है अबू भाई कि ये जो है जनता को बरगलाने का काम करते हैं, जनता को भयभीत करने का काम करते हैं, जनता की जो कारगुजारी है उससे भागने का काम करते हैं। ये जब कोई बात आएगी जो है विकास की, जब कोई बात आएगी किसानों की, ये राफेल पे पहुंच जाते हैं। कोई बात आएगी में आ गया, देखिए राष्ट्र को बचाने का जिम्मेदारी सिर्फ शिवसेना राष्ट्रवादी है, जो राष्ट्र विरोधी हो गया। इस तरीके का आकलन आसिफ भाई कतई मत करिए। इस ठीक है, संतोष जी बात हो गई। राष्ट्रवादी है, हर व्यक्ति जो है यहाँ के मजलूम गरीब किसान की बात करता है। ठीक है, सिर्फ आप ही ठेका नहीं लिए हो। आपके साथ जो रहे वो राष्ट्रवादी, जो आपके साथ न रहे वो राष्ट्र विरोधी। ठीक है, संतोष जी बात हो गई। इस पर सुन लीजिए, मैं आपका ही सवाल ले रहा हूं जी। मुमताज आलम रिजवी साहब, देखिए ये बिल्कुल सही बात है। और ये जो कह रहे हैं तो शिवसेना जो है वो जब इक़्तिदार में रहते हुए आवाज़ उठा रही थी तो अब तो वो बिल्कुल इक़्तिदार में नहीं है बल्कि कांग्रेस के साथ आ गई है। एक तरीके से अगर नेशनल सतह पर देखें तो अपोजिशन के साथ है, जो पार्लियामेंट में सीटें बदल गई आपको पता है। तो अब तो आवाज़ उठनी तय है। और फिर एक चीज़ और मैं कहता चलूँ, हालांकि ये शायद थोड़ा से बेढब हो, लेकिन ये कि घर का भेदी जो है वो लंका ढाए। तो अब शिवसेना तो सब जानती है बिल्कुल अंदर की बात कि अंदर कैसे होता है। तो अब महाराष्ट्र में जो सीन अभी आएगा वो देखने वाला होगा। जो ये कह रहे हैं चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन अभी जो एक दिन की हुकूमत ने, अनिल कपूर ने क्या किया था, वो एक फिल्म है ना, कौन सी, नायक। तो अब तो ये बनने जा रहे हैं। तो अभी महाराष्ट्र का जो सीन होगा वो दिलचस्प होगा। ये लोग जो कह रहे हैं, कोई कह रहा है जनवरी तक चलेगी, कोई कह रहा है कब तक चलेगी। तो शिवसेना चूंकि पहले से चीजों को उठाती रही है, वो अंदर की बात जानती रही है, हुकूमत में रही है, इसलिए अब देखिएगा कि सारी फाइलें जो है वो ओपन होंगी। जो लोग करप्ट रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप देखिएगा महाराष्ट्र की पूरी तस्वीर अभी बदलेगी। तो ये कोई गलत फहमी में न रहे कि अभी सरकार गिर जाएगी और तब हो जाएगा। ये मैं समझता हूँ जो दूध का जला, मैंने कहा छाछ भी फूक फूक, इन तमाम इश्यूज पर यकीनन मैं एज ए सहाफ़ी कह रहा हूँ, जर्नलिस्ट कह रहा हूँ कि इन तमाम इश्यूज पर बात हुई होगी कि आखिर हमें हुकूमत कैसे चलानी है, कौन कौन इश्यूज होंगे, कौन कौन सी फाइलें दबानी है, कौन कौन सी फाइलें खोलनी है। भाई जब ये कर रहे हैं तो वो भी करेंगे जब हुकूमत में आए। तो ये कहना कि हुकूमत नहीं चल पाएगी, मैं नहीं समझता। मैं मानता हूं कि ये एक स्ट्रांग हुकूमत बनेगी और ऐसी हुकूमतें चली हैं, अगर गिरी भी हैं तो हुकूमतें ऐसी चली भी हैं। तो इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा डाउट करना, ठीक है कर्नाटक में हो गया, बिहार में हो गया, लेकिन ये कि वही चीज़ महाराष्ट्र में भी हो जाएगी मैं नहीं समझता। क्योंकि देखिए यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनने की न तो कांग्रेस को लालच है अभी और ना तो एनसीपी को है। एनसीपी और कांग्रेस दोनों ने 5 साल के लिए उद्धव ठाकरे को कहा है कि आप सीएम बनिए, 5 साल आप हुकूमत चलाइए, हम आपके साथ में हैं। तो जब ये चीज है कि 5 साल के लिए हुकूमत दी जा रही है और फिर अब शिवसेना जिसको खत्म करने की पूरी प्लानिंग थी, जिसको भाप गई शिवसेना, तो अब वो शिवसेना दूसरे स्टेट में जाकर के जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी करते हैं
वही काम अब शिवसेना करेगी बीजेपी के लिए। आप देखिएगा अभी झारखंड का हो या दूसरी जगह के इलेक्शन हो, तो जैसे खड़े हो जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी और एक वोट जो है वोट बैंक वो होता है, वैसे ही अब ये शिवसेना करेगी और नाक में दम कर देगी। डॉक्टर नदीम, जो बात मुमताज आलम रिजवी साहब करेंगे, अभी तो ये इब्तिदाई इश्क है, अभी तो ये इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी शिवसेना जाहिर सी बात है एक तरह से वो शुरुआत करने जा रही है। अभी तक तो वो एक तरह से इसी पर गौर फिक्र कर रही थी कि किस तरह से सरकार बने और किस तरह से शिवसेना का सीएम बने। तकरीबन वो तस्वीर साफ है, लेकिन आगे क्या कुछ तस्वीर आप देखते हैं, खासतौर से शिवसेना और बीजेपी में किस तरह की अब टक्कर होगी, इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, शिवसेना और बीजेपी के अंदर अब जो मामलात उनके पुराने थे वो तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से खत्म हो गए हैं और अगले 5 साल बहुत अहम होंगे। नहीं, रिश्ता तो देखिए 2014 में भी एक खत्म हुआ था, महाराष्ट्र में चुनाव दोनों अलग अलग लड़े थे, लेकिन फिर 2018 से ही कुछ तलखियां पैदा हो रही थी और उद्धव जी जब से राम मंदिर के लिए अयोध्या गए थे पिछले साल नवंबर में, तब से ही थोड़ी सी कड़वाहट बढ़ गई थी। लेकिन मैं यहां पर इस चीज को ऐसे भी देख रहा हूं कि इनका प्री पोल अलायंस भी हुआ था और उसमें कुछ ना कुछ शराइत जो है वो तय जरूर हुई होंगी, लेकिन वो कैसे टूट गई और शिवसेना कैसे आगे बढ़ गई ये एक बिल्कुल अलग बात है। लेकिन मैं मुमताज भाई की बात से सहमत हूं कि आइंदा आने वाला जो टाइम है वो महाराष्ट्र के लिए बहुत अहम है। ये गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि खराब होगी, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से चलेगी और चूंकि इलाकाई पार्टी है शिवसेना और वो इलाकाई मसाइल जो है बहुत अच्छे से जानती है और बहुत दिन से वो सत्ता से भी बाहर थी और उसका सीएम नहीं बन पाया। कर्नाटक की मिसाल डॉक्टर नदीम देखिए हमारे सामने है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी यहां सुकून से बैठेगी या सरकार चलने देगी? देखिए, सुकून से अगर वो नहीं भी बैठती तो भी मुझे ऐसा लगता है कि जो तिगड़ी जो मिल गई है इसका वो बहुत कुछ बिगाड़ पाएगी। अब हमें सिर्फ थोड़ी मुद्दत का इंतजार करना चाहिए और ऐसा सोच लेना चाहिए कि ये सरकार बहुत अच्छे से काम करेगी, महाराष्ट्र की आवाम के लिए बेहतर काम करेगी और बीजेपी अगर कुछ उसमें रखना भी डालती है तो वो उस हद तक मुझे नहीं लगता कि कामयाब हो पाएगी जिस तरह से वो कर्नाटक के अंदर कामयाब हुई थी या दूसरे स्टेट्स के अंदर वो काम करके अपनी गवर्नमेंट बना चुकी है। तो यहाँ पर मामला दूसरी तरह का है और ये बिल्कुल अलग स्टेट है। यहाँ पर अगर ये दो दिग्गज मिल गए हैं, शरद पवार और ये उद्धव ठाकरे, तो मुझे नहीं लगता कि उस तरह के हालात पैदा हो पाएंगे जिस तरीके के दूसरे स्टेट के अंदर। ठीक है मुमताज आलम, मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, बस सिर्फ 30 सेकंड, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए जो नदीम भाई ने कहा कि ये आप इसको कर्नाटक और बिहार से मत जोड़िए, यहाँ पे बड़ी मेच्योरिटी के साथ, और जैसा कि मैंने कहा कि ये छाछ को भी इन्होंने फूंक फूंक कर पिया है तभी ये इतने दिन लग गए, तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा गलत फहमी में न रहे। अब ये है कि ठीक है मुस्तकिल क्या होगा, तो ये हुकूमत, मेरा अपना ख्याल ये है कि ये हुकूमत चलेगी और ये हुकूमत जो है वो नाको चना बीजेपी को चबवाएगी, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं संतोष दुबे जी आपके पास आ रहा हूं। संतोष दुबे जी, महाराष्ट्र में इससे पहले जो सरकार फडणवीस सरकार थी उसने मराठों को रिजर्वेशन दिया था, लेकिन अब इस सरकार में इशारे मिल रहे हैं कि यह सरकार मुसलमानों को रिजर्वेशन देगी। मुसलमानों को बहुत मायूसी हुई थी, लेकिन यह सरकार महाराष्ट्र में क्या वाकई में मुसलमानों के साथ आएगी? क्योंकि अब मुसलमानों ने भी कह दिया है कि वो उद्धव ठाकरे को एक तरह से एक्सेप्ट करने के लिए, कबूल करने के लिए तैयार हैं। देखिए अबू भाई, मुसलमान इस देश से बाहर से नहीं आया है, इस देश का नागरिक है और उस देश के लोगों में जो भी लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, मराठी हो और भी प्रांत के लोग हों, सबका सम्मान शिवसेना करती रही है और हमेशा करती रहेगी। और रही बात जिस तरीके से जो हमारी तीनों पार्टियों की बात हुई है, जो उनमें तय हुआ होगा, अगर इस पे बात बनी होगी, इस पे करना होगा तो निश्चित करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम मराठों के लिए लड़ सकते हैं तो मुसलमानों के लिए भी खड़े होंगे। और हमने कभी भी, आपने देखा होगा कि हमारे एक मंत्री थे साबिर शेख जी, और बाला साहब ने उनको लगातार मिनिस्टर बनाया जब 95 में सरकार बनी, तो कभी भी हमने मुसलमानों का विरोध नहीं किया। हमने उन मुसलमानों का विरोध किया जो फिरका परस्ती लोग थे, जो देश के खिलाफ बोलते थे, उनका आज भी विरोध है, तब भी विरोध था। कभी भी हमने नहीं कहा कि मीर अब्दुल हमीद यहाँ के मुसलमान नहीं है, हमने उनको सम्मान देते हैं, हम लोग उनको जो है आदर देते हैं, हमारे जो है आसिफ भामला जी, मराठों को तो बीजेपी सरकार ने रिजर्वेशन दिया था, लेकिन मुसलमान कहीं ना कहीं मायूस हुए थे। अब यह सरकार बनने जा रही है और इशारे सोर्सेस से खबर यही है कि यह सरकार मुसलमानों को महाराष्ट्र में रिजर्वेशन देगी।
बिल्कुल अबू भाई, अगर मैंने पहले ही कहा कि अगर बैठ के तय हुआ होगा तो निश्चित दिया जाएगा, कोई दो राय नहीं। रिजर्वेशन यदि किसी समाज को देना है और जो कंस्ट्रक्टिव काम है उसमें भारतीय जनता पार्टी इनका बखूबी साथ देगी। इसमें कोई ये नहीं कि तब भी जब सरकार में तो आपने बनाया नहीं, मराठा आरक्षण तो आपने रिजर्वेशन दिया नहीं। नहीं, मराठा आरक्षण के लिए देखिए एक टाइम पर एक रिजर्वेशन क्लियर हुआ था और उस समय में सब संयुक्त मिलकर उसमें किसी में हम ये नहीं कहेंगे कि भाई किसी एक पार्टी ने विरोध किया, सभी लोगों ने मिलकर उसमें अपनी राय दी थी अपनी, और उसमें वो उसे बखूबी हाउस में जो है बहुमतों से पास किया गया। और अगर ऐसा ही कोई रिजर्वेशन का मुद्दा ला रही है तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई ऐतराज होना चाहिए। प्रोग्रेसिव और कंस्ट्रक्टिव कामों के लिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी रुकावट नहीं डालेगी। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा, लेकिन जरूर प्रोग्रेसिव मोदी जी के ये जरूर मैं कहूंगा, ये मैं जरूर कहूंगा, सुनिए, ये मैं जरूर कहूंगा कि कर दिया था, सुनिए सिरे से खारिज कर दिया था। मैं जरूर ये कहूंगा कि मोदी जी के साहब इस पे नहीं बोल पाएंगे। क्यों अबू भाई क्यों इनको परेशान कर रहे हो, जहमत दे रहे हो? मोदी जी के विकास के काम और गति को रोकने के लिए ये अलायंस बन रहा है, ये तय है। ठीक है, मैं डॉक्टर नदीम आप कुछ कहना चाह रहे थे आखिर में आसिफ साहब? सर मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर मुसलमानों को नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों को अगर वहां पर ये रिजर्वेशन मिल जाता है तो सर इससे मुल्क और कौम का ही भला होगा और हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा सर। और दीनदयाल उपाध्याय जी का जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है वो भी ये बताता है कि हाशिए पे पड़ा हुआ आखिरी आदमी जो है उसे भी चीजों का फायदा मिलना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है महमूदुर रहमान कमेटी ने बता दिया था कि महाराष्ट्र में मुसलमानों की हालत दलितों से बुरी है, बहुत बुरी हालत है मुसलमानों की। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। और अगर उन्हें रिजर्वेशन मिल जाता है सर और उसके लिए कुछ इस तरह की अनुबंध बनाया जाता है या किसी सूची के अंदर जो है वो ना कि मुस्लिम रिजर्वेशन बल्कि अल्पसंख्यक रिजर्वेशन के नाम से कोई अगर इस तरह का प्रस्ताव पारित किया जाता है या बिल लाया जाता है। ठीक है, अखलाक अहमद, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए कांग्रेस भी आएगी क्योंकि कांग्रेस ने ही सबसे ज्यादा हुकूमत महाराष्ट्र में की है, लेकिन मुसलमानों को मायूस किया है कांग्रेस ने। जी नहीं, इसका तो ये तो बहुत अच्छी खबर है। अगर माइनॉरिटीज को ये मिलेगा तो इससे खुशखबरी की ये जनता के लिए बहुत बड़ी खबर है, पूरे देश के लिए। और देखिए आप सोनिया गांधी जी ने माइनॉरिटी से आते थे, प्राइम मिनिस्टर बनाया था मनमोहन सिंह, उनको बनाया था। ये उनकी सोच है, भारतीयता की बात करते हैं ये लोग। कभी भी इस तरह की चीज नहीं है कि जोड़ तोड़। जो अभी भी मेरे सवाल का बीजेपी के प्रवक्ता आसिफ भाई ने जवाब नहीं दिया जब मैंने पीडी पे सवाल पूछा। तो इनका तो ये है कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवां लुटा क्यों, जोड़ तोड़ की राजनीति। तभी ये कह रहे हैं इनके शीर्षक पे नेता बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है मुमताज आलम रिजवी साहब, तो ये निंदनीय है इनकी सोच। आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि वाकई में एक बहुत अच्छी सरकार बनने जा रही है? और क्योंकि मरकज से इसे बहुत ज्यादा जाहिर सी बात है कि इसकी हिमायत नहीं होने वाली है क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है और यहां पर एक अलग तरह की सरकार होगी। क्या इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद भी यह सरकार आवाम के उम्मीदों पर खरी उतरेगी? जो वादे इसने किए क्या उन पर यह खरी उतर पाएगी? मैं समझता हूं कि ये खरी उतरेगी, क्योंकि देखिए जब कांग्रेस की 3 स्टेट में हुकूमत बनी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, तो यही कहा जा रहा था कि चूंकि मरकज का प्रेशर रहेगा ये वो, लेकिन इसके बावजूद आप वहां पे जाके देखें कि किसानों के जो कर्ज हैं वो माफ़ किए गए और बहुत सारी स्कीमें किसानों के लिए मजबूरी में या ज़रूरत में वो लाई गई हैं। तो मैं समझता हूं कि वही फार्मूला यहाँ भी नाफिज किया जाएगा। और जहाँ आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, खुदा के लिए अभी कुछ दिनों तक रिजर्वेशन की बात ही न की जाए, वहाँ सिर्फ किसानों की बात की जाए और डेवलपमेंट की बात की जाए। क्योंकि जब किसानों की बात होगी और डेवलपमेंट की बात होगी तो उसमें सारे लोग आ जाएंगे। खुदा के लिए ये रिजर्वेशन का भी शोषण न छोड़ा जाए, बल्कि किसानों की बात की जाए और वहाँ डेवलपमेंट जब होगा तो सब उससे फायदा उठाएंगे। तो इसलिए सिर्फ डेवलपमेंट की बात हो, तभी ये सरकार जो चलेगी। गरीबों का मसला देखना होगा और इसके अलावा बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मसला है, उस पर भी फोकस करना होगा। अब देखना दिलचस्प यही होगा कि क्या ये जो सारे टारगेट हैं, ये जो सारे चैलेंजेस हैं, क्या इस पर ये सरकार एक तरह से फोकस कर पाएगी, ये सरकार खरी उतरेगी? ये देखना एक तरह से बहुत अहम होगा मुस्तकबिल में। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज आलम रिजवी साहब, अखलाक अहमद साहब, डॉक्टर नदीम अहमद साहब,
आसिफ भामला जी और संतोष दुबे जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।